इमरान खान शोबी की जानिब से मुलाकात के साथ अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से? यकीनन मुंतज़िर होंगे आज की मुलाकात के, और आज की मुलाकात भी गुज़श्ता मुलाकातों की तरह रंगीन होगी, खूबसूरत होगी। और वैसे भी देख के अगर आप वीडियो पर देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, तो आप यकीनन देख कर अंदाज़ा लगा लेंगे वैसे ही रंगीन है आज हमारी मुलाकात में। जो है हमारी मुलाकात माइयों में मुलाकात है हमारी माइयों मुलाकात है, पीली मुलाकात है। और पीली माइयों होती है, माइयों भी पीली होती है। जी, तो आज माइयों की रस्म होनी है यहाँ पर। तो हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही ज़्यादा तमीज़ बांधने जरूरत नहीं है, माशाल्लाह एक जानी बेजानी शख्सियत हैं। और फील्ड के हवाले से तो जब मैंने फ्लाइट चलाया और जब ये बात कहते हैं जब फैली दुनिया तक गई, तो कहना नहीं यार असद को बुलाया तुमने, असद को बुलाया असद। तो माशाल्लाह एक जानी बेजानी शख्सियत है। टीवी एक्टर भी हैं माशाल्लाह, बहुत सारे कैरेक्टर किए इन्होंने और बड़े यादगार कैरेक्टर। बहुत सारे लोगों को मैसेज ऐसा कि अच्छा तो आपने तो गुरु को बुला लिया भैया। तो मैंने कहा यार अच्छा गुरु की हम भी सेवा कर लेंगे, हम भी गुरु की, तो हमने इसलिए गुरु को बुला लिया। हमारे साथ मौजूद है जनाब असद मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं असद भाई? आप ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अजमल भाई, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर तो हम भी गुरु की सेवा कैसे करेंगे? गुरु की सेवा नहीं, सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए। आप क्या बात है, आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत है। FM कब सुना आपने? FM 100 मैंने 90s में सुना है, और जब आपका लेट नाइट शो आता था एक, तो बहुत रेगुलरली सुना है उसको, बहुत रोज़ाना बाकायदगी से सुनता था। और जब से आपका फ़ैन हूँ। अरे मोहब्बत, जो बात, अरे मोहब्बत आपकी मोहब्बत है। ये आप सबकी मोहब्बत की वजह से हम मौजूद हैं। और ये चैनल यकीन जो है वो एक फैमिली चैनल हमारा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। और बस हमारी कोशिश होती है कि अच्छे प्रोग्राम हो, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी शास्त्र गुफ्तगू। तो सब पुराने हमारे सुनने वाले पुराने साथ साथ चले आ रहे, एक फैमिली का हिस्सा बन गए। अब तो सब फैमिली का हिस्सा बने, बिल्कुल। तो बहरहाल अच्छा असद भाई आजकल क्या आपकी मसरूफियत, आजकल क्या कर रहे हैं आप? अजमल भाई आजकल मैं अभी रिसेंटली ईद पे मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी अभी, और अब राइट नाउ मैं फ्लोर पे हूँ, एक ड्रामा सीरियल शूट कर रहा हूँ फॉर हम टीवी MD प्रोडक्शंस, जो कि इस साल के आखिर में ऑन एयर होगा। अच्छा, तो एज अ डायरेक्टर जी, एज अ डायरेक्टर। तो मेरा ऑडिशन ले लीजिएगा ऑन एयर। जरूर, आप बगैर ऑडिशन के अप्रूव है सर। मैं तो भाई ऑन एयर बैठ के ऑडिशन दे देता हूँ। बिल्कुल ऐसा है। तो खैर बार तो इस ड्रामा ऑन सेट है आपका, शुरू? जी, फ्लोर पे है इस वक्त, और अगले एक हफ्ते में हम अपने शूट दोबारा से रिज्यूम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक सवाल जो मैं बहुत बाद में करता हूँ कि हमारे यहाँ सुना ये कि हमारे यहाँ जो है सिलसिला बड़ा एक सिस्टम चल रहा है कि हर उसकी इदारे की अपनी एक लॉबी है, अपने एक आर्टिस्ट है, अपना एक सिस्टम है। बिल्कुल दूसरा एयर वाई का उधर काम नहीं करता, उधर वाला इधर नहीं करता। तो ये क्या ऐसा मुमकिन होता है क्या? नहीं, मेरे ख्याल में उसको वक्त नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना बिजी होता है कामों में, तो उसको वक्त नहीं मिलता। अब हर चैनल ने अपने अपने एक्टर्स कुछ चूज़ किए हुए हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल हैं, जिनकी रेटिंग्स हैं उनके पास, तो वो उनको रिपीटेडली अपने साथ रखते हैं। और फिर जब काम रेगुलरली आदमी एक के साथ कर रहा होता है तो इतना वक्त ही नहीं मिलता कि किसी दूसरे की। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पे काम करते हैं। मतलब ज़्यादा मैक्सिमम मैंने तो यही देखा है कि वो मतलब एक कुछ ऐसे हैं कि जो रिपीटेडली उनके एक ही चैनल से आगे पीछे एक ही दिन में 4 ड्रामे 3 ड्रामे आ रहे होते हैं। तो ऐसा मतलब देखने वालों के लिए तो ये सही होता है। मतलब वो देखने वाला बेचारा एक आदमी को इधर उधर सब जगह देखेगा, वो बेशक उसका कैरेक्टर चेंज है मगर फेस तो एक ही है ना, वो एक ही फेस से बंदा जो है। फिर आपको बताएं अजमल भाई, वैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में एक्टर्स हैं भी कम। जिस तरह से हम जब कास्टिंग के लिए बैठते हैं तो किसी किरदार के लिए हमारे पास मुश्किल से 3 से 4 ऑप्शन के अलावा होता नहीं है। उसकी वजह यह है कि शायद एक्टर्स कम हैं। नहीं तो इसकी तलाश क्यों नहीं होती? इसकी तलाश होती है। जिस तरह आप देखें हमारे पड़ोसी मुल्क में, इंडिया में आप देखें, मतलब बेपनाह उनके पास है। बिल्कुल, मैंने तो, और ये तो इस बात के लोग गवाह भी होंगे कि मैंने जब भी कोई काम सेल्फ प्रोडक्शन का किया है, मैंने लोग ढूंढ के निकाले हैं। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि टैलेंट को ढूंढना चाहिए, टैलेंट को आगे लेकर आना चाहिए। तो मेरी तो हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती है कि अगर कोई टैलेंटेड है
और मेरे किरदार में सूटेबल है, उसमें पैशन है, तो मैं बिल्कुल मौका देता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी कभी किसी ने मौका दिया। हाँ, वही बिल्कुल सही हकीकत यही, वो किसी न किसी को मौका दे रहा होता है। yes, मतलब जो जहाँ पर अगर आज है वहाँ पर तो डायरेक्टली तो वहाँ नहीं पहुँचा होगा ना वो, लाजमी एक सफ़र उसने किया ना, एक पूरा सफ़र तय करके मंजिल पर पहुँचा है वो। तो मगर कि हमारे यहाँ असल में मैंने देखा कि अब जैसे पड़ोसी मुल्कों में बड़े बड़े प्रोग्राम, मतलब टैलेंटेड शो होते हैं ना, हमारे यहाँ तो जो यहाँ पहले शुरू हुए थे वो भी उन्हीं के ताबून से, उन्हीं की वजह से हुए थे, वरना हमारे यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं खास ऐसा। तो क्यों नहीं हमारे ये चैनल या तमाम लोग ये ऐसा क्यों नहीं करते कि ऐसा टैलेंट जमा करें, ऐसा प्रोग्राम करें बाकायदा? इस प्रोग्राम से भी तो उनका फायदा ही होगा। अगर प्रोग्राम भी वो लाइव करते हैं, वो करते हैं, बैठ के टैलेंट निकालें, तो एक से एक टैलेंट निकले। बिल्कुल निकल सकता है। इसमें पिछले वक्तों में आपने देखा होगा इंडियन आइडल, आइडल करके कोई प्रोग्राम था, शायद इंडियन आइडल या अमेरिकन आइडल था, जो यहाँ आया। अनफॉर्चुनेटली वो इतना कामयाब नहीं हो सका, लेकिन टैलेंट उसमें निकल कर आया, बहुत सारे टैलेंट निकल के। फिर इसी तरह से गॉट टैलेंट एक फ्रेंचाइज थी, वो भी यहाँ पर आई। तो फिर आपने देखा होगा, अच्छा सिर्फ एक्टिंग में नहीं, टैलेंट हमारे यहाँ हर तबके में मौजूद है, हर फील्ड में मौजूद है। बिल्कुल। तो वो शेफ का भी एक कोई प्रोग्राम हुआ था जिसमें आपने देखा पाकिस्तान में और भी इस तरह के टैलेंट उसमें निकल कर आए। तो फर्दन होता रहता है, जो जिसको मौका मिलता है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके टैलेंट को मौका देता रहता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हर चैनल्स की अपनी अपनी यूँ कह लें कि वो अपनी सहूलत देखते हैं, क्योंकि उनको ऑन एयर प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, उनकी अपनी एक ऑडियंस है, फिर अपना एक मयार है हर चैनल का डिफरेंट। तो उनसे एफिलिएटेड डिफरेंट एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, तो वो कहते हैं उन्हीं से काम चल रहा है, तो वो उनकी रेटिंग भी आ रही होती है, तो वो कहते हैं कि ठीक है भाई इनकी चल रहा है, यानी इन्हीं को चलाए, जो छोड़ो यार, नए के चक्कर में कौन बढ़ेगा। हाँ, कौन बढ़े, जब पैसे डॉलर भी आ रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अब तो यूट्यूब तो ज़्यादा, अब तो वैसे कोई नहीं, ज़्यादा अगर नहीं आ रहे होंगे उधर से तो आ ही रहे हैं, मार्केटिंग में डॉलर भी साथ साथ आ रहे हैं। यूट्यूब तो बहुत अहम अब तो यूट्यूब, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ तो अब केबल जो देखें बहुत शायद कम घरों में केबल नजर आएगा। ऑन एयर ड्रामा तो अब कम देखा जाता है यूट्यूब पे, टाइम ही नहीं ना लोगों में, टाइम कहाँ है बेचारे, वो अब 8 बजे के ड्रामे का टाइम है, तो 8 बजे बंदे की अपनी कोई मसरूफियत होती हैं, चाहे खवातीन भी हो, कोई भी हो, कहीं कोई आना कोई जाना, घर के मसाइल और 100 मसाइल। अब तो लोग सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं, रात को सुकून से बैठ के देखते हैं, या दिन में जब उनका पॉसिबल हुआ जहाँ बैठे वहीं उन्होंने मोबाइल पे ऑन किया, ठाक को बैठ के देख लिया। अच्छा, और ये भी है कि हर हफ्ते एक किस्त आती है ना, तो फिर वो अगली किस्त की आपको क्यूरियोसिटी होती है कि यार अगली किस्त। तो यूट्यूब में आप क्या करते हैं कि तमाम के तमाम जब ऑन एयर हो जाते हैं, तो वो एक साथ भी, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं और जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने ड्रामा खत्म होने के बाद यूट्यूब पे एक साथ पूरा ड्रामा, अच्छा वो मजा बढ़ाता है, उसका मजा बढ़ाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं भी कुछ ड्रामे ऐसे जो जिनको मैंने नहीं देखा, जब मैं देखा कि 8-10 एपिसोड हो गए, तो मैंने 1 से शुरू किया और फिर सुकून से बैठ के 2-3-4 घंटे जितने थे मैंने बैठ के उस टाइम में वो 4-5 एक साथ देखे, तो वो मज़ा कंटिन्यूटी नहीं, मज़ा आता है, वरना तो बीच में। अच्छा वैसे भी अब हफ्ते का इंतज़ार तो लोग नहीं करते, मगर अब हफ्ते का इंतज़ार ना करने, जैसे हमारे ड्रामा जो है वो सुबह दोपहर शाम चल रहा होता है अब तो। बिल्कुल। अब तो रोज़ाना एपिसोड आ रहे हैं, मगर सोप तो होते, तब सोप से भी अगली सुपर सोप हो गए सारे। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, कराची के वेदर का आपको पता ही है सर, मेरा भी गला, आप देखो मेरी आवाज़ भी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल। तो ये तो चल रही आम सी बात है सर, अब तो अब तबीयत की वजह से बंदा घर बैठ भी नहीं सकता। नहीं बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं जो काम के आदि है वो घर में बैठ भी नहीं सकते, इसलिए हमने आपके लिए चाय भी मंगवा ली ना, हमने कहा ताकि आपके गले की टोकों में साथ साथ रहे और हमारी गपशप भी साथ साथ चलती है, और बिस्किट चाय में डबो के खाने का बड़ा मजा अलग है। वो तो खैर पुराना आइटम है ना हमारा, कराची वालों का, बिस्किट डुबो के आधा गिर भी जाता है कभी कभी। अरे सर वो तो है, उसका मजा है, इसीलिए हमने बिस्किट भी साथ मंगाए ना, हमने इसीलिए हमने बिस्किट भी मंगाए साथ। बिल्कुल, हाँ, ताकि वो पुरानी मजा दोबारा रहे, मजा दोबारा। क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जनाब, बिल्कुल आप हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, और शामिल होने के लिए आप यकीनन SMS भी कर सकते हैं हमें, और कमेंट्स भी अपने कर सकते हैं। फेसबुक पर आप यकीन हमें ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। FM 100 पाकिस्तान आपका अपना फैमिली चैनल है, और इस प्रोग्राम की ऑडियो वीडियो दोनों आपके लिए मौजूद होती हैं। आप जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें, देखना चाहते हैं तो सुकून से देखें, सुनना चाहते हैं तो सुकून से सुन लें। इस वक्त जनाब हमें ज्वाइन किया मैनचेस्टर UK से, में ज्वाइन किया उमर रियाज साहब ने, कहते हैं सलाम शोभी भाई एंड गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। द गेस्ट इज एंड माई सेल्फ आर बोथ आर फ्रेंड्स। क्या बात है सर,
सर आपके लिए कह रहे हैं वो? नहीं सर, वो मेरे लिए नहीं, तो मतलब वो आपको खुद उन्होंने शामिल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले ही शामिल हो गया। वो तो भाई इसलिए उन्होंने आपको भी शामिल कर लिया, उनका 1 से 2 भले है। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल। 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो जनाब, और FM 100 एज अ ग्रेट हिस्ट्री, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आप फ़ैन नहीं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, बिल्कुल साथ साथ आप सबकी मोहब्बत हैं। तो मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, मैं बोल रहा हूँ यकीन अब तक कि आप सबकी मोहब्बत हो, आप सबकी दुआओं की वजह से ही हूँ मैं यहाँ पर मौजूद। अच्छा असद भाई, ये बताएं कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, कैसे असद मुमताज़ इस फील्ड में आया, क्यों मतलब क्या उसकी इस फील्ड में कोई लोग कम थे, पहले असद कम थे, एक और असद मुमताज़ आ गया, क्यों आया, क्या वजह? पहले तो ये असद कम थे, इसका बताऊं कि जब मैं इस फील्ड में आया हूँ और जब अल्लाह ने थोड़ा सा नाम देना शुरू किया और एज ए कैमरामैन स्टार्ट था मेरा, तो मुताद्दिद सीरियल्स जब कर लिए तो अक्सर जो लोग जो हैं वो असद भाई के चक्कर में मुझसे कांटेक्ट कर लेते थे। अच्छा। असद भाई आप जानते होंगे, एक्टर असद मलिक। तो उनके मुगालते में मुझसे असद मलिक, असद महमूद, बहुत सारे असद, असद महमूद भी बिल्कुल, एक असद भी नहीं है ना। तो जब मैं आया था तो उस वक्त यही असद थे। तो इनके मुगालते में काफ़ी लोग, इनके दोस्तों ने, परस्तारों ने काफ़ी मुझे कांटेक्ट किया। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ता था कि भाई मैं असद नाम के साथ मलिक आता। जी, मेरे नाम के साथ मलिक। फिर मैंने बाद में ये किया कि मैंने असद मुमताज़, अपने फादर का नाम फिर मैंने साथ रखा, मलिक हटा दिया। हाँ, फिर वो क्या गूगल पे रिकॉग्निशन भी नहीं हो पा रही थी उसकी। तो खैर काम मैंने सर ये शुरू किया है तकरीबन 97 कह लें, 97-98 में। क्या बात है, ज़बरदस्त जी सर। और उससे पहले भी मैं करता था, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री और मीडिया से रिलेटेड नहीं था। उससे पहले क्या करते थे? आई वॉज वेडिंग वीडियोग्राफर। क्या बात है। मैं शादी ब्याह की वीडियो बनाता था मूवी कैमरे पे। मूवी कैमरे, जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे M7 M1000 100 भाई। हमने उस दौर में जो हनीफ को जानते होंगे आप, हनीफ जो है, हनीफ जो मेट्रो पे भी था मुख्तलिफ जगह, नाज़माबाद नहीं, अब मेरे ख्याल कहाँ है वो, हनीफ खान जो हनीफ खान जिसको कहते हैं, वो और हम मिल के हम 80s में मूवी कैमरे, हमने वीडियो मतलब फिल्में बनाई हैं, मूवी कैमरे पे। मेरा सारा टाइम वीडियोग्राफी का जो है वो खलीकुल्लाह भाई के साथ गुजरा। अच्छा। अल्लाह उनको करीक रहमत फरमाए। तारा वीडियो के नाम से। अच्छा, एक ब्रेक लेनी? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जब तक चाय पिए, बिल्कुल बिस्किट डिपोने के साथ, बिल्कुल ठीक है। असद मुमताज मलिक साहब सर, है ना, पूरा कहते हैं, बिल्कुल अब तो पूरा कहते हैं, बिल्कुल अभी कोई शक नहीं है अभी तो असद मुमताज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। कुछ बात हो रही थी इब्तिदा की। जी, तो फिर मैं खलीक भाई के साथ मैंने काफ़ी अर्सा काम किया एंड देन मैंने निदा स्टूडियो से स्टार्ट किया, खालिद जफर भाई के पास। हम भी तो 80s में एंड खालिद जफर भाई इज़ वन ऑफ माय टीचर। बिल्कुल, इसमें कोई माशाल्लाह बहुत सौ के टीचर, बहुत सौ सर, बहुत सौ, नो डाउट। इस वक्त इंडस्ट्री में ऑडियो वीडियो दोनों के, जी इस वक्त इंडस्ट्री में काफ़ी लोग हैं जो उनके तैयार करदा हैं, जिन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली है। मैं 80s में जब मैं बिनाका गीतमाला भी मैंने बनाया, जी ऑडियो कैसेट आती है, बिनाका नमस्ते बहनों भाई हो, तो वो निदा स्टूडियो इनका जो पेट्रोल में चौरंगी पे, जो नाज़मा चौरंगी पे इनका स्टूडियो, तो वहाँ पर मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर बिनाका गीतमाला रिकॉर्ड करता था वहाँ पर। 80s की बात है, तो उस बिनाका गीतमाला की वहीं ऑडियो रिकॉर्ड करता था, मिक्सिंग वहीं होती थी, सब कुछ करके फिर मैंने निदा स्टूडियो ज्वाइन किया तकरीबन समझ लें 99-2000। वहाँ मैं उस ज़माने में मैंने नॉन लीनियर एडिटिंग एंड 3D एनिमेशन का डिप्लोमा किया था। अच्छा, गुड। फ्रॉम नूर कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, ये है गुरु मंदिर पे जी। तो वो करने के बाद तो खालिद भाई ने मुझे एक बात की, कहने लगे कि जब खलीक भाई जब मुझे उनके पास लेके गए, मैं बराह रास्त उनको नहीं जानता था, तो मुझसे कहने लगे कि मियाँ देखो, अब ये जो डिप्लोमा तुम करके आए हो 3D एनिमेशन और नॉन लीनियर एडिटिंग का, ये तो तुम्हारे हाथ में चाबी है। सही बात है। अब इस चाबी से कौन सा दरवाज़ा खोलना है ये तुमको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। बिल्कुल सही बात। और यकीन करें बिल्कुल ऐसे हुआ। मैं वहाँ काम करता, क्योंकि हमारी इस शो बिजनेस इंडस्ट्री में कोई एक फील्ड तो है नहीं, मुताद्दिद डिपार्टमेंट्स हैं, सबका अलग अलग काम है। शो बिज तो एक ही है ना, अब उसके अंदर सब अलग अलग कैटेगरी अलग अलग है। तो वो जब मैं आया उसमें, तो मुझे पता चला कि भाई ये तो इसमें तो काफ़ी एक नई दुनिया है।
तो बस सर वहाँ से शुरू किया और गाते गाते गवैये बन गए। तो वहाँ से मतलब वो आप आए, उसके बाद में तो फिर मैं एडिटिंग के साथ साथ फिर आप मैं पहले एज ए इंटर्नशिप में निदा स्टूडियो ज्वाइन किया था एज एन सॉरी एज एन असिस्टेंट एनिमेटर एंड असिस्टेंट नॉन लीनियर एडिटर। सो वो करते करते अक्सर मेरा उस ज़माने में मैं साथ साथ निदा स्टूडियो के साथ साथ मैं अपनी वेडिंग वीडियोग्राफी भी करता था खलीक भाई के पास तारा वीडियो पे। तो एक दिन ऐसे ही मैं नीचे फ्लोर पे देखने के लिए गया कि भाई क्या हो रहा है जरा, क्योंकि मैं होता तो ऊपर एडिटिंग में था। तो मैं ऐसे ही नीचे देखने के लिए गया तो मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर फोटोग्राफी हैं, अली हफीज़। तो वो भी वहाँ मौजूद थे। तो वो मुझसे कहने लगे कि अबे भाई जो काम पहले दिन से करते आ रहे हो ना वो काम करो, क्योंकि मैं कैमरा तो कंधे पे मेरे था ही 5-6 सालों से, तो वो काम करो। तो वो उस दिन फिर जरा पॉपअप हुआ कि हाँ यार क्या तो ये ठीक है, जो काम आप करते जो काम करता है अब वो छोड़ के वो एडिटिंग में चलेगी आगे तो डिपार्टमेंट। लेकिन ये अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैंने एडिटिंग करके मैं इस फील्ड में आया और फिर कैमरा वर्क फ्रेमिंग में जानता था। उससे बड़ा फायदा हुआ मुझे। आप एडिटर भी रहे जी, तो फिर वहाँ एक्सपोजिंग में आपको बड़ा फायदा हुआ मुझे। बड़ा फायदा, अब वहाँ पर आपको चीजें बड़ी समझ में आने लगी। खैर फिर मैं रोजाना कोई ना कोई वक्त निकाल के नीचे फ्लोर पे आ जाता था। कभी कोई कैमरामैन चाय पीने गया तो फौरन कैमरा पकड़ लिया। सही है। कभी अख्तर भाई से इजाजत ली, अख्तर नदीम से कि इस कैमरे पे खड़ा हो जाऊं। तो बस ऐसे करते करते चांस मिला और फिर इसरार नदीम साहब के साथ पीटीवी के कैमरामैन, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनके साथ मुझे एक सीरियल में एज ए असिस्टेंट उनका काम करने का मौका मिला। तो बस फिर इसी तरह से करते करते मतलब सीनियर, फिर टेलीविजन पीटीवी पे आपको काम करने का मौका मिला। जी मुझे याद है मैंने कुकिंग शो किया था जो इसरार साहब, ये मुमताज स्टूडियो आपने पासपोर्ट ऑफिस कराची के पास देखा होगा, मुमताज स्टूडियो में था। तो असद और वकास, अब हालिया जो असदुल हक हैं और वकास इनके साथ हो, तो ये 2 डायरेक्टर्स थे। हमने कुकिंग शो वहाँ किया था। तो वो बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने स्टूडियो लाइट्स उस वक्त मैंने इसरार साहब को करते देखा। बहुत नफीस लाइट थी उनकी, बहुत सुथरी लाइट करते थे। तो बस इसी तरह से सीखते सीखते बढ़ता गया। इमरान अली भाई से फिर मुलाकात हुई मेरी, डीओपी हैं, डायरेक्टर फोटोग्राफी हैं, पाकिस्तान के मायनाज डीओपी हैं। उनको असिस्ट किया काफ़ी अरसा, उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी। फिर इसी तरह से सलमान रज़ाक भाई, अली मोहम्मद भाई, अल्लाह उनको करीक रहमत फरमाए, इन लोगों का काम टीवी पे देख के इंस्पिरेशन मिलती थी, मोटिवेशन मिलती थी। ख़ास तौर से अली मोहम्मद भाई के म्यूज़िक वीडियोस जो एहसन रहीम के साथ उन्होंने किए, वो बहुत मेरे लिए मोटिवेशनल होते थे। अली भाई का काम हमेशा से बहुत, हर काम एक डिफरेंट काम होता था, ममासलत नहीं रखता था पिछले काम से। तो बस सर करते 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 बस फिर ये तो आप करते रहे। फिर आप इसके साथ साथ फिर एज ए डायरेक्टर आपने काम कब शुरू किया? एज ए डायरेक्टर फिर आपने फिर वहाँ से आपने कैसे डीओपी से आप इस साइड पे फिर आपने पट्टी चेंज की? तो ये अच्छा, ये मैंने कब हुआ? ये हादसा यूं हुआ कि अब फील्ड एक ही है, आप ये देखें कि फील्ड एक है मगर वहाँ पे स्टेशन चेंज होते हैं यार, हर अलग देखे यार, ये लंबा गाड़ी जा रही है, बहुत दूर जाएगी, अब ये 3 के बाद 4था स्टेशन चेंज कर लो यहाँ पर। वो इस तरह से हुआ कि मैं एज डायरेक्टर फोटोग्राफी काम करता था और मुझे शुरू से ही डायरेक्शन का बहुत शौक था। मैं 92-93 में भी मुझे इस शो बिजनेस में आने का शौक था। अच्छा। तो उसके लिए मैं पीटीवी के भी चक्कर लगाता था। खैर बड़े लगे, हमने भी बड़े चक्कर। तो डायरेक्टर बनने का मुझे शुरू से शौक। अच्छा। तो बस इत्तेफाक से एक दिन इब्ने आस हमारे राइटर हैं, बहुत अच्छे बिल्कुल। इब्ने आस मेरे पास आए, कहने लगे कि ये एक स्क्रिप्ट है, ये तुम करो और मुझे यकीन है कि ये तुम बहुत अच्छा डायरेक्ट कर लोगे। उस टेलीफिल्म का नाम था शॉर्टकट। शॉर्टकट जी। तो प्रोड्यूसर भी वही लेकर आए और फिर हमने वो टेलीफिल्म बनाई और मेरी पहली डायरेक्शन थी। तो बड़ी पजीराई मिली मुझे उससे और उसी टेलीफिल्म के बाद फिर मैंने एक और अपनी ज़ाती प्रोडक्शन की, एक
ड्रामा सीरीज थी जो कि ऑन एयर तो ना हो सकी, लेकिन उससे मैं डायरेक्टर बन गया। फिर क्योंकि उस सीरीज के अंदर जो पायलट हमने शूट किया था उसमें परवीन अकबर थी। परवीन अकबर हमारे लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं बिल्कुल। तो वो थी, उन्होंने मेरा काम देखा, उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म मुझे ऑफर की, और इत्तेफाक से जो मेरी तीसरी डायरेक्शन थी वो पीरियड थी। अच्छा। मतलब मुझे दिखाना था 1960 का जमाना। क्या बात है। ताहिरा वास्ती, अल्लाह पाक गरीक़ रहमत फरमाए, उन्होंने लिखी थी, क्या ज़बरदस्त लिखी थी, और कवि साहब ने उसमें मेन किरदार अदा किया था। उनके अगेंस्ट में शहरी शाह थी, और क्या ज़बरदस्त स्क्रिप्ट था, और क्या खूबसूरत शूट हो गई थी वो। तो बस इस तरह से काम करते करते लोगों की नज़रों में आता रहा, अल्लाह पाक आगे बढ़ाते रहे, और बस इसी तरह ये सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि सीखने का अमल तो कभी खत्म होता नहीं। वो तो कभी होता नहीं। वो तो कहते अगर सीखने वाला है तो आखिरी सांस तक बिल्कुल रहेगा, अगर सीखने वाला है तो। बिल्कुल ऐसा। मैं अभी तक सीखने के अमल में हूँ, और कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ जो मुझे नहीं आती या मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं उसको सीखने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। और यकीनन हम अपने कहते ज़िंदगी के अपने हिसाब से चल रहे होते हैं ना, तो किसी न किसी मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। जी। अब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे या नहीं करेंगे हमारा मसला। बिल्कुल ऐसा ही मिलता तो जरूर है हमें। अगर आप अपने अंदर फिरौन नहीं है, हाँ, तो आप सीखने के अमल से बहुत खुशी से गुजरते हैं। वरना आजकल तो आपको ऐसे भाई इस वक्त तो हमारे यहाँ जो दौर चल रहा है वो इस वक्त तो बस वो मैं का दौर ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा है इस वक्त हमारे यहाँ। मैं का तो बहुत ज़्यादा, वो तो हर आदमी कहता है कि बस। वैसे हम बहैसियत कौम ही हम थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए हमारे। हाँ, अल्लाह ताला बस रहम करिए, तो इसे बिल्कुल सही करें। हमें ज्वाइन किया मुसाफिर पाकिस्तानी के सलाम जी। मुसाफिर पाकिस्तानी हमारे बड़े सीनियर हैं। वालेकुम अस्सलाम। और अच्छा, जानते हो हम इनको, भाई जी हैं, मुख्तार अहमद भाई जी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और यकीन इस वक्त मेरे ख्याल प्रेस क्लब में बैठे होंगे, तो ये यकीन रेगुलर हमारे साथ बड़े अच्छे दोस्तों में हमारे सीनियर्स हैं माशाल्लाह, हमें देख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मुसाफिर पाकिस्तानी का सलाम हमने कबूल किया सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये एज ए डायरेक्टर आपने काम किया, तो ये सीनियर को जब आप साथ लेकर चले, लाजिम आपका तो इब्तदाई दौर था, और माशाल्लाह कवि साहब और ये तमाम लोग, ये तो सीनियर लोग होते थे लाजिम इनका, तो उसका कैसा रहा आपका तजर्बा, कैसा रहा आपका इब्तदा का? देखिए, मैंने ना काफ़ी सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें कवि साहब हैं, मुनव्वर सईद साहब हैं, मंजूर कुरैशी साहब हैं, लेजेंडरी हमारे लेजेंडरी एक्टर। जी, लेजेंडरी आर्टिस्ट। शबीर जान भाई के साथ मैंने काम किया, नुमान एजाज भाई के साथ काम किया मैंने, और भी काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं जिनके नाम, काजी वाजिद साहब के साथ मुझे काम करने का मग़फ़िरत करे इत्तेफाक हुआ। मैंने, आप यकीन करें, किसी भी सीनियर एक्टर, लेजेंडरी एक्टर को एरोगेंट नहीं पाया। मैंने सबको, कवि साहब, मुनव्वर सईद साहब, जो मैंने नाम लिए, ये सब मेरे जर्नी में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुए। हेल्प जो है ना, वो मुख्तलिफ किस्म की होती है भाई। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको काम दिलवाऊंगा या इस तरह का कोई अमल होगा तो वो हेल्प होगी। मैं 4 बातें आपसे अगर सिंसियरली कर लूँगा ना, ये भी मेरे लिए हेल्प है, क्योंकि अगर आप अपना तजर्बा मुझसे शेयर करते हैं, कवि साहब का तजर्बा, मुनव्वर सईद साहब का तजर्बा, मुझसे, मेरी उम्र से ज़्यादा का तजर्बा है। बेशक। तो कवि साहब मुझसे बहुत सेट पर मुझे बहुत समझाया करते थे, और मुझसे बहुत उन्होंने बड़ी बातें मुझसे करते थे ज़िंदगी के हवाले से, अपनी पुराने वाक़यात के हवाले से, अपनी फ़िल्म की जो उनकी ज़िंदगी थी उस हवाले से। तो काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को इसमें मिलती रहीं, लेकिन सीखने का अमल वही मेरी बात के जारी रहता है। आज कवि अंकल नहीं है, पता नहीं क्यों अभी इस वक्त वो काफ़ी मुझे सामने मेरे याद आ गए मुझे। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत आमीन 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 जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारे सीनियर्स वाकई बड़े सीनियर्स, और ये जो नाम लिए हैं असद भाई ने इस वक्त, ये तो यकीन लेजेंडरी हमारी। और यूँ समझ ले कि मैं कहता हूँ कि अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी तो वो भी इन्हीं के कंधों पर
खड़ी हुई थी हमारे, जो हमारे लेजेंडरी थे तमाम, ये लोग थे, मोहम्मद साहब, नदीम साहब, वहीद मुराद, ये तमाम लोग थे। और आज की ड्रामा इंडस्ट्री भी अगर देखा जाए तो बेसिक असल में यही हमारे पाए हमारे यही हैं जो लेकर खड़े हुए आज भी यही, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर ये जो नई जनरेशन हमारी इन्हीं के कंधों पर चल रही है। मगर ये अलग बात है कि हमारी नई जनरेशन जब कहते हैं एक कैरेक्टर मिलता है, एक रात गुजरती है और एक ड्रामा करते हैं, उसके बाद फिर वो अल्लाह वैसे मैं वाकई यार मैं जिस जनरेशन से मेरा ताल्लुक है, मैं 70s लेट 70s। एक ब्रेक ले लेते हैं जी प्लीज, ब्रेक के बाद फिर आते हैं क्योंकि ये बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जी और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला। जी हम लेते हैं एक छोटी ब्रेक है और 3:30 बज चुके हैं। मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। आपने जाना कहीं नहीं, हमारे साथ रहने। मुलाकात अजमल शोबी के साथ। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट जनाब असद मुमताज़ मलिक साहब हैं और असद साहब का भी एक आपको पता वसी तजुर्बा, और कहते हैं वही अलिफ से शुरू लेकर और ये तक की जो सफ़र इनका वो बड़ा तवील सफ़र है और बड़ा कठिन सफ़र भी है। ये बात करेंगे। असद भाई, ये आपने मतलब एडिटिंग भी की, फिर आप एज ए DOP भी रहे, फिर डायरेक्टर भी हो गए, ये इसके बाद फिर ये एक्टिंग, ये एक नए सेशन, मतलब आपने क्या सोचा हुआ इस फील्ड में? कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं, सारी चीजें करते जाओ। अब अल्लाह ने मुझे मल्टी टैलेंटेड बनाया है माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे मेरे लिए जरूरी होगा कि मैं सारे टैलेंट अपने जो है वो बरूए काट लाऊं। तो मतलब क्यों भी ये एक्टिंग में फिर क्या? अच्छा, ये भी एक अजमल भाई एक हादसा मैं इसको हादसा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको हादसा नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं इस फील्ड में आया ही एक्टर बनने था। अच्छा जी, ये मैं अपने मुतादिद इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, मैं आया ही एक्टर बनने था। बस अल्लाह ने मुझे तमाम प्रोसेस से गुजारने के बाद एक्टर बनाया। क्या बात। और एक्टर भी ऐसा कि जो कि रेगुलर एक्टर नहीं है। मुझे आम जो टीवी पे हमारे जो ड्रामे चलते हैं उनमें जो रेगुलर कैरेक्टर्स हमारे होते हैं उनमें मेरा किरदार नहीं आता। मुझे कोई स्पेशल ही किरदार होता है। मगर आपका किरदार बड़े स्पेशल ही होता है बस वो। हाँ, और वो डायरेक्टर विजुअलाइज कर ले मुझे तो उसमें एक्टिंग हो जाती है। तो जैसे परिजात का बड़ा आपका हिट रहा जब मैंने ये प्रोग्राम मतलब फेसबुक पे चला और कुछ मैसेजेस मैंने चलाए जब इधर, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि अरे शोबे साहब तो आपने आज गुरु को बुलाया। तो मतलब परिजात की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं उन दिनों अपनी फिल्म अभी जो मैंने ईद पे रिलीज हुई थी उसकी शूटिंग के ऊपर मैं नॉर्दर्न एरियाज में था। अच्छा, अमूमन अजमल भाई होता ही है कि जब काम में आप गर्क होते हैं तो मुझे तो अपनी लुक्स का और दाढ़ी मूछों का सर पे बाल तो वैसे भी नहीं है, लेकिन जो भी कनाते हैं उनका मुझे एहसास नहीं होता। तो आपको बढ़ती रहती है, बढ़ाती तो होती नहीं मेरे पास तो खैर ऐसा कोई सीन नहीं। सही बात है। तो वो काम में मैं इन चीजों का ख्याल नहीं रखता, वो बढ़ती रहती हैं। तो वो मैं कालाम का स्पेल खत्म करके मैं जब कराची आया तो वो शूटिंग की पिक्चर्स अपलोड होती रहती हैं सोशल मीडिया पे। तो शहजाद कश्मीरी ने कहीं मुझे देख लिया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने देख लिया और उसने मुझे उस कैरेक्टर में विजुअलाइज कर लिया। फिर उसने मुझे कॉल किया, मुझे बुलाया और बुलाकर मुझे सारा किरदार समझाया। और मैंने उससे आखिर वक्त तक मैं उससे कहता रहा कि आर यू श्योर, तुझे पक्का यकीन है कि मैं ये कर लूंगा? वो यही कहता रहा कि तू न सिर्फ कर लेगा बल्कि बहुत अच्छा करेगा। अच्छा कर लेगा, सही बात है। और जब हाथ मिला के शाम में मैं उससे मिलने के बाद जब जाने लगा तो मुझसे कहने लगे कि ये जो है इस किरदार में थोड़ा सा मसला ये है कि ये गुरु है और थोड़ी सी थोड़ा बल खाता है। लाजिम मतलब मैंने कहा मतलब नॉर्मल वो भी नहीं, गुरु अब सबका गुरु है वो। हाँ, वैसे भी और ज्यादा हाई हो गया। हाँ, और खास तौर पे वो इनका ट्रांसजेंडर्स का गुरु है। तो मैंने शहजाद की तरफ देखा, मैंने कहा शहजाद क्या बात कर रहे हैं यार, मेरी इस अपीयरेंस पे, इस लुक के साथ आपको कहीं लगता है, तुझे कहीं लगता है कि मैं एक हिजड़े का कैरेक्टर कर लूंगा? तुझे क्या लगता है मैं हिजड़े का कैरेक्टर कर क्या बात है? कहते तू ही करेगा। अच्छा, खैर उस वक्त तो मैंने हामी नहीं भरी। फिर मैं घर आया, मैंने अपनी वालिदा से, अपनी अम्मी से
अम्मी से और बीवी से पूछा, तो वाइफ और अम्मी ने दोनों ने कहा करो। जब उन्होंने कहा करो, व्हाई नॉट, तो फिर मैंने किया। लेकिन आप यकीन करें, बस वो अल्लाह ने इज्जत देनी होती है तो फिर सारी जो रुकावटें हैं वो गिर जाती हैं। तो हालांकि मैं खुद एज एन अब जब एक्टिंग मजीद करने के बाद जब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे कुछ कुछ कहीं कहीं कमी नज़र आती है गुरु में कि मैं ये कर सकता था, ये भी कर सकता था। लेकिन खैर वो एक नया चैप्टर खुलना था अजमल भाई, और वो खुल गया। तो वो कैसा तजुर्बा कैसा रहा आपका जब आपने किया? लाजिम पहले तो कभी मैंने आवाज का एक्शन है, तमाम चीजें, मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करती है। आप यकीन करें मैंने बहुत एंजॉय किया, और मैं जितनी शिद्दत से परिज़ाद 2 का इंतजार कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में हाशिम नदीम भाई भी नहीं कर रहे तो मैं परिज़ाद 2 का मैं बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर दुरैद भाई ने अनाउंस तो किया है कि परिज़ाद 2 बनाएंगे। तो खैर लेट्स सी, देखें अब आएगा तो उसमें गुरु के हिस्से में क्या आता है, अब ये देखते हैं। अच्छा, ये तो बहरहाल ये तो हम परिज़ाद पे आ गए थे, तो आप ये स्टेशन चेंज होने की कहानी की कैसे ये कैसे हो गया था? शहजाद ने मेरा तो मैं तो अब डायरेक्शन में और चीज़ों में लगा हुआ था, तो शहजाद ने मुझे अचानक, अच्छा फिर मैं अपना एक्टिंग का कीड़ा जो है वो मारता भी ऐसे था कि मैं जो भी डायरेक्शन करता था ना, मैं उसमें एक सीन कर लेता था। अच्छा, कोई भी एक सीन, या मैं एक पासिंग दे देता था, यहाँ कैमरे के पास से गुजर के चला गया, वो शौक था मुझे। लेकिन ये है कि शहजाद, अल्लाह ने शहजाद को जरिया बनाया मुझे एक्टिंग में लाने के लिए। उसके बाद फिर क्रेडिट गोज़ टू शहजाद। फिर फरहान सईद के साथ आपका झोंक सरकार जो है, झोंक सरकार, वो हाशिम नदीम साहब ने, भाई ने मुझे, हाशिम नदीम भाई ने रेकमेंड किया। सैफी हसन मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं बिल्कुल। मेरा अगर कोई सगा भाई बड़ा होता तो सैफी हसन जैसा ही होता, मैं ऐसा ही उनको, बल्कि हैं वो मेरे बड़े भाई। तो उन्होंने भी उस किरदार में काफी मुझे सपोर्ट किया, और बड़ा अच्छा इत्तेफाक से वो भी निकल के एक अच्छा कैरेक्टर आ गया। से झोंक सरकार तो मैंने 1 से लेकर आखिर तक देखा मैंने। हाँ, एक मजे का वाकया झोंक सरकार का ये है कि एक दो जगह पर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी टोपी उतार दूं तो सैफी भाई ने मुझे सख्ती कहा, टोपी मत उतारना, टोपी उतारी ना तो मैं तुझे बताऊं सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। सही बात है, सही आप देखिए जोक सरकार में मैंने थ्रू आउट पुलिस टोपी पहन के रखी। नहीं वैसे उन्होंने सही कहा था, सही किया उन्होंने, सही कहा था, क्योंकि मैं वही बात है कि मैं अभी आपने बताया तो मैं फील कर रहा हूँ कि अगर टोपी उतर जाती तो वो मजा नहीं रहता। वो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब तुम एक्टर बन गए हो, तुम एक अच्छी सी जरा महंगी वाली एक अच्छी सी विग लगाओ। मैं कहाँ मगर पता कि ये लुक अलग ही है, एक आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट लुक। मैं बड़ा खुश हूँ इस लुक के अंदर, और ये लुक पता है अलग ही, लोग ऐसे लुक को तरसते भी हैं बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर किसी किरदार के लिए कोई करना पड़ी तो जरूर नहीं, वो अलग चीज है। कभी कोई ऐसा किरदार अच्छा मिल रहा हो, कुछ भरपूर किरदार है जिसमें वो तो फिर वो लाजिम तो हो जाता है सब कुछ, मगर आमतौर पर नेचुरल लुक आपका इस पर बड़ा जी। और मैं बड़ा मैं थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा कह लें कि केयरलेस आदमी हूँ थोड़ा सा अपने बारे में, अब मामले में। वैसे दूसरों की केयर तो मैं बहुत अच्छी करता हूँ जिनकी मुझे करनी होती है, लेकिन अपने मामले में मैं थोड़ा सा केयरलेस हूँ। तो ये पता नहीं, मैं इस ज़रा रिलैक्स फील करता हूँ, सुकून में रहता हूँ, ना मुझे विग की टेंशन, ना मुझे दाढ़ी में कलर की टेंशन। अब मैंने कलर भी छोड़ दिया, हालांकि मेरी वालिदा की बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं कलर कर लूँ क्योंकि बेटा हूँ उनका, तो वाइफ भी कहती रहती है कि कलर कर लें दाढ़ी में, लेकिन मैं नहीं, मुझे अब भाभी भी कहते होंगे अभी तो आप जवान है हाँ, तो लेकिन नहीं, मुझे ऐसा, मैं आई एम कंफर्टेबल, मैं बहुत इसमें कंफर्टेबल रहता हूँ। सही हो, ये नेचर लुक, नेचर इतना वो नहीं होता। तो आज का जो अब उसके बाद, अच्छा ये तो बड़े दो रहे, इसके दरमियान में और कौन से रहे जो बड़े मतलब कोई इनमें चेंज आपने क्या एक्टिंग में थोड़ा अपने आप को चेंज करने के लिए क्या कोशिश की? फिर मैंने अभी अपनी जो मेरी फिल्म थी अभी उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया, विलेनिश कैरेक्टर। अच्छा। और उसमें तो बाकायदा मैंने विग लगाकर और अच्छा पश्तो एक्सेंट में वो कैरेक्टर किया, वो भी लोगों को बहुत पसंद आया माशाल्लाह। पश्तो एक्सेंट मुझे भी वो कैरेक्टर करने में बहुत डायलॉग याद है, जरा हो जाए ना जरा हमारे उसका मुझे याद करना पड़ेगा उसका डायलॉग। कोई भी डायलॉग तो कोई भी चल सकता है ना, वो तो लाजमी तो वो नहीं, कुछ और भी कुछ एक्सेंट के साथ जरा सा अच्छा, जरा मजा आएगा। जरा वो कहता है कि
हमारा कायदे में सिर्फ अलिफ से अकेला मंगल खान है। वो मंगल खान मीम्स है, लेकिन वो उसको अलिफ से कर देता है। इत्तेफाक से अभी मुझे इत्तेफाक की कोई डायलॉग मुझे याद आ नहीं रहा है, वरना मैं जरूर बोलता। तो जोक सरकार में आपका जो तो एक्सेंट, वो आपको वही एक्सेंट था, ये थोड़ा नहीं, जोक सरकार में तो टोटल उर्दू एक्सेंट था वो, क्योंकि वो बेसिकली तो भावलपुर और पंजाब से रियासत की उसका दिखाया था ना, उसमें तो ज़्यादा अच्छा, वो बड़ा अच्छा गया फरहान। अभी मेरे साथ जो मैं सीरियल हम टीवी MD प्रोडक्शंस के लिए जो डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी, उसमें फरहान सईद मेरे साथ हैं। अच्छा। किंजा हाशमी हैं और फरहान सईद हैं। सो फरहान इज, मैं आपको सच बताऊं, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और मैंने बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो अपने किरदार के लिए इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होकर उसको परफॉर्म करते हैं। अमूमन तो वही जैसे वाले आपने जो शुरू में बात की थी, अमूमन तो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में हर किस्म की प्रोडक्ट तैयार हो रही होती है। तो लेकिन ये है कि फरहान इज़ वेरी टैलेंटेड एंड बहुत पैशनेट है, मेहनत से काम करता है। आप वो देखें, एक्टिंग के अलावा सिंगर कितना जबरदस्त है, बहुत अच्छा, आवाज़ बहुत अच्छा, नो डाउट, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसके साथ साथ फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो अब एक्टिंग में जाए तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, और अगर सिंगर एज ए सिंगर है तो वहाँ भी उसकी बॉडी लैंग्वेज को काउंट करें तो वो बिल्कुल के लफ्ज़ों के साथ एक चीज़ नुमायाँ हो रही होती है। अभी जो हम ड्रामा कर रहे हैं, ये आप देखिएगा, ये एक नई तर्ज का ड्रामा है, रेगुलर ड्रामों से हटकर है। अच्छा। हाँ, और फरहान सईद का लुक भी आप लोग देखेंगे। मैं ज़्यादा कुछ ड्रामे के बारे में बताना नहीं चाहता, नहीं, सही है, लेकिन यह है कि मज़ा आएगा। अच्छा, हमारे यहाँ सिस्टम जो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ तो अभी आमतौर पे कहानियाँ वही चल रही हैं, नॉर्मल सी कहानी चल रही है, एक कहानी चलती सब उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो वही नॉर्मल कहानी कुछ हमारे चेंज क्यों नहीं हो रहा, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट चेंज क्यों नहीं हो रहे? एक ही जैसा कॉन्सेप्ट वही लव मैरिज वही। हालांकि अगर माजी में देखा जाए तो माजी में जो कहानी बनती थी PTV पे, अजमल भाई, इसके ना बड़े तल्ख जवाबात हैं, और मैं इतना तल्ख अभी होना नहीं चाहता हूँ, वरना तो मैं बहुत तल्ख जवाबात हैं इसके। क्योंकि भाई देखे ना, एक चीज़ है, एक अब चैनल्स हैं, सारे हैं, तो बेसिकली ये जो ड्रामे हैं या ये तमाम चीज़ें हमारे माशरे की जो बुराइयाँ या अच्छाइयों को उजागर कर रही होती हैं। अजमल भाई, मैं बताऊँ, ये बात सिर्फ शो बिजनेस की नहीं है, हम बहैसियत कौम ही बर्बाद हो चुके हैं। हम सिर्फ शो बिजनेस के अलावा अगर आप और दूसरी फील्ड्स भी लें, उसमें भी हम कोई खातिर रक्की नहीं कर रहे हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब इसको आप तरबियत का फुकदान कह लें, कौम की लीडरशिप ना मिलने का कह लें, लेकिन हम बहैसियत कौम, हम बिल्कुल भी हमारी अच्छी रिपोर्ट नहीं है। हम नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, डिक्लाइन ही हो रहे हैं। दिन ब दिन बात तो है, दिन ब दिन हमारा ग्राफ नीचे ही गिर रहा है। जी, अदब ले लें, वैल्यूज ले लें, सोच ले लें, सब डिक्लाइन की तरफ है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें अगर देखा जाए तो ये सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को और ज़्यादा, मतलब अगर कहें तो सहारा दिए गिरने में, और ज़्यादा हमारे साथ साथ सोशल मीडिया हमारा बहुत ज़्यादा रहा है हमारे साथ, इसमें कोई शक नहीं। कमेंट्स हमारे पास तौसीफ गबोल का मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल हैं? तौसीफ गबोल कराची गडाब से। जी बहुत शुक्रिया तौसीफ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का लाख शुक्र, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कहते हैं नाइस शो, बहुत शुक्रिया। और भाई आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं असद मुमताज़ मलिक साहब मौजूद हैं। अच्छा असद भाई, ये सारी चीज़ें एक फील्ड एक ही है, मगर माशाल्लाह आपने यूँ देखें मैक्सिमम आपने इसमें से सब अपने तजुर्बे ले लिए आपने, और बहुत कुछ हासिल किया। यकीन आपने एडिटिंग शुरू की, एडिटिंग से आप DOP भी आए, तो आपको बड़ा फ़ायदा हुआ। जी बिल्कुल, कि यार वहाँ क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, आपने उस हिसाब से अपना कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें कर ली, उसके बाद एक्टिंग में, डायरेक्शन में आ गए, वहाँ भी दोनों चीज़ों का निचोड़ वहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ से गुजर के दोनों चीज़ों पे गुजरता बंदा। और फिर उसके बाद एक्टिंग में आ गए। अब एक्टिंग में आपको पता है कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये एडिटिंग में क्या मसला, कहाँ जाके चीज़ बनेगी, मतलब आपने बड़े काम की चीज़ें की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी चीज़ें कि हर चीज़ का मतलब आपको परफेक्टली, आपको कहीं जो काम कर रहे हैं आपको पता है ये एंड इसका क्या होगा।
और क्या चीज़ निकलेगी इसमें से। अच्छा, ये चीज़ें करते करते आप माशाल्लाह एक्टिंग में सब सारे आपने बड़े अच्छे से कैरेक्टर की। फिल्म आपने अभी की जी, अभी तो मतलब अभी से मुराद फिल्म का नाम अभी है, अभी और अभी की अभी बात कर रहे हैं अभी। जी जी, अभी फिल्म की भी, क्योंकि अच्छा नाम बड़ा अजीब सा अभी जी अभी। तो ये क्यों था, ऐसा नाम क्यों था? ये शोएब रब्बानी हमारी फिल्म के राइटर थे। ये जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया था तो उसके ऊपर टाइटल पे ये नाम लिखा हुआ था अभी अभी। ये उन्होंने रखा था, शोएब रब्बानी ने। उसके बाद काफ़ी दफ़ा मीटिंग्स में ये बात आई कि इस नाम को चेंज किया जाए, लेकिन मैं बज़िद रहा। हमेशा से मैं बज़िद रहा कि नहीं अभी। वो पहली दफ़ा में ही मुझे अभी जो है ना वो क्लिक कर लिया था। एक तो अभी नाम में लाइफ, जिंदगी थी, मोटिवेशन थी। अभी राइट नाउ, लिव इन द मोमेंट। तो इसलिए मैं इस पे स्टक रहा। सही। अच्छा, फिल्म का तजुर्बा आपको कैसा रहा? मतलब ये, हालांकि अब वो बात है कि जब हम शोबिज़ में अगर हमारे एक्टर आते हैं, नया कोई भी होता है, तो उनकी आखिरी दौड़ क्या होती है? फिल्म होती है। जी सर। आप एक फिल्म कर चुके हैं, तो फिल्म का तजुर्बा कैसा रहा आपको? सर, क्योंकि माजी की फिल्म और आज की फिल्म में बड़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिल्म का तजुर्बा ये कहें कि मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन तजर्बों में से एक है। और शायद मैं इस फील्ड में आया ही, शायद नहीं यकीनन मैं इस फील्ड में आया ही फिल्म के लिए था। फिल्म ना एक आखिरी मुकाम है एक डायरेक्टर के लिए। और वो मार्टिन स्कॉर्सेज़ की बड़ी अच्छी लाइन है, द गुरु, असल गुरु तो वो हैं। उनकी बड़ी अच्छी लाइन है कि एट द एज ऑफ 86 नाउ आई हैव लर्न टू टेल अ स्टोरी एंड नाउ आई डोंट हैव टाइम। सही बात है। 86 साल की उम्र में उनको पता चल गया, आ गई स्टोरी, कहानी सुनाना। आप देखें ना हॉलीवुड के जी सर हीरो जी कब आते हैं फिल्म में? जी 40 के बाद हीरो बनता है उनमें। 40, अब तो मैंने सुना था कि 50 के आफ्टर 50 या 60 के बाद वो फिल्म का हीरो, मतलब बाकायदा हीरो उसका बाकायदा होता है। तो अल्टीमेटली फिल्म इज द डेस्टिनेशन। और बस दुआ करें कि अच्छी फिल्में, अभी मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ आफ्टर दिस सीरियल सिनेमा के लिए, तो बस दुआ करें कि वो भी अच्छी सी हो जाए। फिल्म का बड़ा मज़ा है अजमल भाई। अच्छा, फिल्म पता, थोड़ी सी मुख्तसर बात ये कहें कि पहले की फिल्म और आज की फिल्म, इससे जो फिल्म हमारे बन रही है असद भाई, वो फिल्म मैंने देखा आमतौर पे वो टीवी का जो कट टू कट एक्सपोजिंग है वो फिल्म पे चल रही है वो, जबकि फिल्म का तो एक वाइड स्क्रीन है ना। असल में मैं आपको बताऊं, बड़ा मीडियम है वो तो। जी मैं अपने दोस्तों में भी ये बात करता हूं कि जब आप रिवाइवल ऑफ सिनेमा की बात करते हैं ना, तो रिवाइवल ऑफ सिनेमा सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट और डायरेक्शन से नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, रिवाइवल ऑफ सिनेमा इक्विपमेंट से भी होगा। बिल्कुल। जब तक आपके पास फिल्मी थिंकिंग से भी होगा, आपकी सोच से भी होगा, आपके काम से भी होगा। अजमल भाई, जब आपके पास फिल्मी इक्विपमेंट होगा ना, तो आपकी थिंकिंग उस तरह से डिफरेंटली आप सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब अगर मेरे पास फिल्म का इक्विपमेंट नहीं है जो फी जमाना के हिसाब से मौजूद है और जो मार्केट में मौजूद है, जिसके ऊपर मुताद्दिद दूसरी तरक्की याफ्ता फिल्म इंडस्ट्रीज उन इक्विपमेंट्स पे काम कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी शॉट टेकिंग में, और मैं यहाँ जो पुराने इक्विपमेंट पे काम कर रहा हूँ उसकी शॉट टेकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल लाज़िम होता है। एंड फिल्म इज अ मीडियम ऑफ शॉट। सही बात है। वो शॉट पे डिपेंड करती है फिल्म। हमेशा यही आवाज आती है, यार क्या शॉट था, वो शॉट देखा था। सॉरी। तो जब तक हमारे पास, हम यहाँ क्या करते हैं, वो जुमला है ना कि पाकिस्तानी जो है बड़े जुगाड़ू हैं, अकल थोड़े से जुगाड़ू होते हैं। तो हम ना जो हमारे पास पुराने हमारे इक्विपमेंट मौजूद हैं, पुराने से मुराद मेरी ये नहीं है कि जंग लगे हुए हैं, पुराने से मुराद मेरी है कि प्रीवियस टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, हम उसके ऊपर भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का शॉट देने की कोशिश कर रहे होते हैं। सही बात है। मिसाल, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा कि हमारे पास ना हमारे पास लेटेस्ट जेब्स नहीं है, जिमी जेब्स लेटेस्ट नहीं है, स्कॉर्पियो और फलाना इस तरह की चीज़ें नहीं है। हमारे पास डॉलीज जो है ना वो लेटेस्ट नहीं है, जो लेटेस्ट डॉलीज आ गई हैं जो वन मैन शो फिल्म में किरदार अदा करती हैं। तो खैर होपफुली एक दिन किसी दिन कोई ना कोई सरफिरा इस तरह की चीज़ें ले आएगा यहाँ ले आएगा। हाँ सही बात है। जब सर पे पड़ेगी किसी को कोई ना कोई तो ले ही आएगा, कोई ना कोई तो ऐसा होगा। तो इन तमाम चीज़ों के साथ जब फिल्म बन रही है, तो हमें जब सिनेमा पे देखते हैं बैठ के, हमें वो फिल्म का मज़ा भी नहीं आता। एक तो ना फिल्म में, हमारी फिल्म में कंटेंट नहीं होता, बिल्कुल कोई कंटेंट नहीं है।
वही ड्रामे वाली कहानी, वही ड्रामा, वही सब कुछ है, कोई कंटेंट ऐसा, कोई भाई फिल्म हो, कोई नई चीज़ हो, कोई नया लोग हो, नया लोग हो, एक्टर वही जो ड्रामा जिसको 8-9 बजे देख रहे हैं बैठ के, वही एक्टर है हमारे। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इंडिया में एक इदारा है मेरे ख्याल में NSD, नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स, NSA, पुणे एकेडमी, वहाँ पे पुणे एकेडमी है। तो इवन देखें नसीरुद्दीन शाह और इस उम्र के जितने भी एक्टर्स हैं इंक्लूडिंग पारेश रावल, ये सब वहाँ से ग्रेजुएट। सही नया डायरेक्टर जितना भी आता है वो भी कहीं ना कहीं से ग्रेजुएट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनके इदारों में मेहनत की जाती है। हमारे यहाँ कहने को हमारे कहने को तो यहाँ बहुत सारे इदारे हैं, NCA है, और मैं अब मेरे मुंह से नाम निकल गया, बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन वो ग्रोथ और वो रिजल्ट नहीं है। नैपा हमारे पास है, नैपा हमारे पास है, 4 साल का वहाँ पर मैं है डिप्लोमा उनका। अजमल भाई, फिल्म डिलीवर करने के लिए ना आपको लाजमी है कि आप अंदर से फिल्मी हैं। अगर आप जरूरी है, अगर आप फिल्मी नहीं है तो आप फिल्म डिलीवर नहीं, शायद यही वजह है हमारी, शायद यही वजह है, क्योंकि तमाम हमारे काम करने वाले वो सारे टीवी के लोग। लेकिन अब आप ये देखें ना, जो जैसे मिसाल के तौर पे एहसन रहीम ने एक ही फिल्म की, एहसन भाई ने, और रुक गए उसके बाद अभी तक उनकी फिल्म तीफा इन ट्रबल के बाद कोई फिल्म नहीं है। मैंने सुना है कि वो इस बात पर से डर गए हैं कि भाई फिल्म जो है वो बच्चों का खेल नहीं है, आसान नहीं है, तो वो इस वजह से वो अब दूसरी फिल्म करना चाहते हैं, वो आउट ऑफ अपने पिछली फिल्म से बड़ी करना चाहेंगे। महरीन जब्बार 1-2 फिल्में की हैं, उसके बाद फिल्म नहीं करती, नहीं ठीक है। उसकी वजह ये है कि सर, उसकी वजह यही है कि फिल्मी लोग हमारे पास है नहीं, खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, वो जो है हमारे पास जो ड्रामे के टीवी के लोग हैं, वही कोई नहीं यार बनाओ लगाओ। अच्छा, वो फिर उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे सामने कुछ भी नहीं होता। आप देखें हमारी फिल्में कैसे जारी होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास फिल्म ड्रामे के कुछ, मैं कहूँगा कुछ नहीं बल्कि मुतअद्दिद एक्टर्स ऐसे हैं जो फिल्म के लिए रेडी हैं, जो मेहनत करते हैं फिल्म के लिए। आपको मतलब एक हीरो के लिए उसको सब कुछ हरफन मौला होना चाहिए बिल्कुल। तो वो कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, जैसे फैसल कुरैशी हैं, जैसे फिरोज खान हैं, शरोज सब्जवारी हैं, फहद मुस्तफ़ा हैं, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके अंदर फवाद खान, और इन लोगों को तो मैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान एंड हमजा अली अब्बासी, ये वो हुमायूं भाई, ये इन बेचारों को ना फिल्म इंडस्ट्री ठीक मिली है, और ना इनको डायरेक्टर्स भी नहीं, मतलब लोग नहीं मिले, एनवायरनमेंट नहीं मिला। ये तो खुद काम करने वाले थे मगर इनको लोग अच्छे नहीं मिले। हुमायूं ने शुरू में जो फिल्म बनाई तो इन्हें 1-2 फिल्में उनकी अच्छी बनी, जो वाकई फिल्म थी, मतलब जिसको देख के लगा कि वाइड स्क्रीन और जो वाकई बड़े एंगल पे बनी है तो वो फिल्म थी वो। हाँ। उसके बाद फिर इन्होंने भी बात लाजमी उन्हें लगा मेहनत करनी पड़ेगी सर। हाँ। मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, एक्सपोजर हासिल करना पड़ेगा, जब जाकर कहीं। फिर मैं ये भी कहता हूँ कि फिल्म के लिए अगर आप फिल्म करना चाह रहे हैं, फिल्म में जा रहे हैं, तो फिल्म के लिए फिर फिल्म के फेसेस भी नहीं निकालें, बिल्कुल, ताकि लोग उन्हें देखने के लिए भागे, या क्योंकि वो कहीं नहीं मिलेंगे, वो फिल्म में जब जाएंगे तो भाई एक और भी मसला है ना, एक और मसला ये भी है कि हम बड़े बाउंड हैं अपने, एक तो सिनेमा नहीं है हमारे पास, ठीक है, सिनेमा इसी वजह से क्योंकि हमारे जब फिल्में नहीं है तो बिजनेस ही नहीं, तो सिनेमा तो, और दूसरा फिर हम 4 करोड़ से ऊपर की फिल्म, 4-5 करोड़ से ऊपर की फिल्म को हम संभाल नहीं पाते, हमारा सिनेमा संभाल नहीं पाता। हम क्यों? वो इसलिए कि 1000-1200 की फिल्म जो टिकट वो कौन लेगा? आप देखिए आजकल के हालात में, मतलब 1000-1200 की फिल्म के टिकट लेके अगर 4 आदमी जाते तो 10,000 रुपये कौन खर्च करे सर? तो वही बात है ना, अब वो इतनी महंगी, इतना पूरा साइज सिनेमा में जाकर देखेंगे तो 1000-1200 तो लेगा ना, वो इतने पूरा साइज सिनेमा में अगर देखेंगे। यही तो गलत है असल में, वो इतने पूरा साइज बनाने के लिए ये एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए। जितनी सिंगल स्क्रीन थी, आप देखें सिंगल स्क्रीन ऑलमोस्ट बंद हो चुकी हैं, तो वो सिंगल स्क्रीन पे अगर ये चीज लेके जाएं और टिकट को कम करें तो देखें कैसे लोग पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि जो ही कॉस्ट लगाएंगे उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा नहीं। मैं इस मामले में तो मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि फिल्म का बजट कम करें, और नए लोगों को, जो पैशनेट लोग हैं, फिल्म स्कूल से निकले हैं या पैशनेट हैं, काम करना चाहते हैं, नए लोग, उनको चांस दें, उन पर तजुर्बा करें। लाजमी तजुर्बा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मतलब आप देखें पड़ोसी मुल्क में आप तजर्बे होते होंगे, आप नई फिल्म नई मतलब जिनको कहीं नहीं देखा होता वो चेहरे आ रहा। हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो अभी एक बड़ी कमर्शियल फिल्म को अफोर्ड नहीं कर सकती।
मौला जट एक एक्सेप्शनल है, आप मौला जट को की बात ना करें, उसकी तो बात अलग है। वी नीड बेसिकली साल की हमें 5-6 फिल्में, ने बड़ी हिम्मत की सर, वो इंतजार किया, उसको छोड़ दे, वो अलग है वैसे। लेकिन हमें बैडली सिनेमा के लिए ना साल की 8-10-6 फिल्में चाहिए जो छोटे बजट की हो, जो आपका सिनेमा रन करने का बाइस बने। हमारी आपके फैन या हमारी नई जनरेशन जो इस शौक से वाबस्ता होना चाहती है, होना चाह रही है, क्या मैसेज देंगे मुख्तसर उनके लिए? मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक मैसेज दूंगा कि काम वो करें जिसमें आपका दिल लगता है। बस जिस दिन से आपने ये काम करना शुरू किया, आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल तरीन इंसान होंगे। थैंक यू। क्या बात है, बात हकीकत ये बिल्कुल सही बात, हकीकत, इसमें कोई शक नहीं है। खामखा के और चक्कर में पड़े रहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। सर मैं 5 बजे तक दफ्तर में बैठा रहूंगा और फिर लोगों से लड़ता रहूंगा। हाँ, यही होगा, ये हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। और जनाब उसके साथ साथ फिर ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। सक्कर से आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ भाई, आपका शो सब चैनल से अच्छा है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और इंशाल्लाह ताला ये आज के हमारे मेहमान थे जनाब असद मुमताज़ मलिक साहब। और असद भाई माशाल्लाह बहुत ही हमने मुख्तसर गुफ्तगू हुई असद भाई से, मगर एक तवील सफ़र इनका है, और तवील सफ़र आप देखें कि तमाम इस शोबिस के तमाम शोबों से गुजरते आप पहुँचे हैं, तो ये कितना तवील सफ़र होगा ये। तो खैर बार हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब रखे। आपकी नया जो आपका प्रोजेक्ट, उसके लिए बहुत सारी दुआएं, आपकी फिल्म जो आएगी उसके लिए हमारी दुआएं, आपको अल्लाह कामयाबी दे। इजाज़त चाहूँगा इसके साथ में, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।